देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, बस के ड्राइवर के तौर पर मुझे काम करते हुए 27 साल से ज़्यादा का वक्त हो चला है और इन बीते 10 सालों के दरमियान भी बहुत से हादसे भी पेश आए जिनसे मैं मरते मरते बचा। पर साल 2001 में जिस हादसे का मैं शिकार हुआ वो कोई आम हादसा नहीं था। दरअसल साल 2001 में मैं एक रोडवेज बस चलाता था जिसका रूट आनंद विहार टर्मिनल से बरेली था। मतलब कि 350 किलोमीटर का लंबा सफ़र होता था। वैसे तो रात के वक्त का सफ़र बड़े ही खामोशी के साथ बीत जाया करता था, पर ऐसे ही एक रात जब बस हाईवे पर सरपट भाग रही थी कि तभी अचानक ही किसी खराबी के चलते बस बंद पड़ गई। बस के अचानक ही बंद पड़ते ही कुंदन बोला, अरे विजेंद्र भैया, यहाँ वीराने में बस क्यों खड़ी कर दी? यहाँ से कौन सी सवारी लेनी है आपको? दरअसल कुंदन मेरे बस का ही कंडक्टर था और बस के मालिक का दूर का रिश्तेदार भी, इसलिए वो अक्सर मेरे से मस्करी करता रहता था। अभी मैं कुंदन को उसके बाद का जवाब देता कि तभी एक आदमी बस से नीचे उतरा और पैदल ही उस हाईवे पर जाने लगा। कुंदन ने उस आदमी को आवाज़ देते हुए कहा भी, यहाँ कहाँ उतर गए महाराज जी, मंजिल अभी बहुत दूर है। पर उस आदमी पर कुंदन की बात का कोई भी असर ही नहीं हुआ और जैसे वो आदमी आंखों से ओझल हुआ तो वैसे ही बस का इंजन अपने आप ही स्टार्ट हो गया। बस के रिस्टार्ट होते ही मैंने भी बस तेजी से आगे ली ताकि उस सवारी को फिर से बस में बिठा सकूं, पर वो सवारी मुझे उस हाईवे पर कहीं भी नजर ही नहीं आई। यहाँ तक कि कुंदन भी इसी सोच में डूबा हुआ था कि आखिर वो सवारी कहाँ चली गई। खैर उस रात का सफ़र बरेली पहुँचने के साथ ही पूरा हो गया और अगले फेरे आने के चक्कर में अभी काफ़ी वक्त था, लिहाजा हमेशा की तरह मैं बस अड्डे पर सो गया। फिर रात के करीबन 11 बजे मैं सवारी लेकर फिर से निकला, पर इस बार बरेली से आनंद विहार टर्मिनल। बस में हमेशा वाली खामोशी पसरी हुई थी। कुंदन मोबाइल की चमचमाती रोशनी में कहीं खोया हुआ था और इसके ठीक उलट मेरी निगाहें उस अंधेरी सड़क पर जमी हुई थी। रास्ता यूं ही बड़े आराम से कट रहा था। फिर जब बस उस जगह पर पहुंची जहां पिछली रात वो सवारी उतरी थी तो ना जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। पर हुआ कुछ भी नहीं, बस नॉर्मली वहां से गुजर गई और वहां से गुजरते ही वो बेचैनी भी शांत हो गई। बस के आनंद विहार टर्मिनल पहुंचते ही हमारी ड्यूटी भी खत्म हुई और हम अपने कमरे पर लौट आए। एक दिन के आराम के बाद हम फिर से सवारी लेकर निकले बरेली के लिए। और फिर जब बस चलते चलते अचानक ही धीमे होने लगी तो मेरे पसीने छूटने लगे। दरअसल बस उस जगह पर पहुंच गई थी जहां उस रोज़ बस ऐसे ही बंद पड़ गई थी और बस के धीमे होते ही मुझे भी एहसास हो चला था कि आज फिर से बस रुकने वाली है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बस धीमे होते होते एकदम से रुक गई। अभी बस रुकी ही थी कि तभी एक परिवार जो बरेली का ही था वो बस से नीचे उतरने लगा। कुंदन ने उन्हें बस से उतरते देखा तो वो उन पर भड़कते हुए बोला, तुम लोगों ने नशा वशा किया है क्या? दिखाई नहीं देता जो यहाँ बीच रास्ते में उतर रहे हो? शायद कुंदन को उस रात वाली घटना याद नहीं थी, इसलिए वो वैसे ही बर्ताव कर रहा था जैसा कि आम तौर पर करता है। पर वो परिवार जिसमें मियाँ बीवी और 2 बच्चे थे बिना कोई जवाब दिए ही बस से नीचे उतर गए और उस हाईवे पर पैदल ही आगे बढ़ने लगे। वहीं मैं अपनी सीट पर बैठा खामोशी के साथ उन्हें जाता हुआ देखता रहा और जैसे वो उस अंधेरे में खोए तो वैसे ही बस एक बार फिर से स्टार्ट हो गई। बस के स्टार्ट होते ही मैंने बस आगे बढ़ाई, पर यह परिवार भी उस पिछली सवारी की तरह ही उस हाईवे से गायब हो चुका था। उस पूरी रात मैं डर से कांपता रहा और बस ड्राइव करता रहा और जैसे बस बरेली पहुंची तो मैं फौरन ही जुम्मन मियाँ के पास पहुंचा। जुम्मन मियाँ मेरे उस्ताद थे। उन्होंने ही मुझे बस चलाने की तालीम दी थी, साथ ही उनको उन चीज़ों का अनुभव था जिसे हम मानने से भी इनकार कर देते हैं। दरअसल एक रात जुम्मन मियाँ मुझे ऐसे ही एक वाक़या का जिक्र फरमा रहे थे जिसमें उनकी बस भी ऐसी ही एक जगह पर हमेशा रुक जाती और फिर कुछ सवारी बस से उतरकर पैदल ही चलने लगती और अंधेरे में कहीं खो जाती। पर मैं उस रात उन्हीं की पूरी कहानी सुनने से पहले ही सो गया था, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि आगे क्या हुआ था उनके साथ। पर अब मुझे हर हाल में ये जानना था कि आगे क्या हुआ था। लिहाजा जब मैं बड़ी ही बेचैनी के साथ जुम्मन मियाँ के घर पहुंचा तो पता चला कि वो पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। ये मालूम चलते ही कि वो अस्पताल में भर्ती हैं
तो मैं फ़ौरन ही उन्हें देखने अस्पताल पहुंचा, जहां वो 7 नंबर बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे। उन्हें देखकर ये साफ जाहिर हो रहा था कि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। फिर जब मैंने उन्हें आवाज़ देते हुए बोला, उस्ताद ये क्या हाल बना लिया आपने? मेरे ये कहते ही उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेरी ओर देखते हुए कहा, आओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था मैं। तुम बीते काफ़ी महीनों से मिलने नहीं आए, तो तुम्हारी चिंता होने लगी थी मुझे। और बताओ, सब खैरियत तो है ना? जुम्मन मियाँ के सवाल का जवाब देते हुए मैंने बोला, हाँ सब आपकी दुआ है, खैरियत है ये सब। बस एक सवाल है मेरे जहन में जो मुझे बेचैन किए हुए है। आप इजाज़त दें तो पूछ लूँ? मेरे ये कहते ही जुम्मन मियाँ ने कहा, हाँ हाँ पूछो। उनके हाँ कहते मैंने सारी कहानी उन्हें शुरू से बता दी। दोस्तों, मेरी पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हारी बातों से सही से पता नहीं चल रहा है। तुम ऐसा करो, अगली बार तुम भी बस से उतरना और उनके पीछे ही जाना, पर दूरी बनाए रखना। अगर वो किसी पेड़ पर चढ़ते हुए नजर आए तो फ़ौरन ही दबे पाँव लौट आना और फिर दोबारा उस रोड पर बस मत चलाना। लेकिन पेड़ की जगह वो किसी बस में चढ़ते हुए दिखें तो उस बस के खुलने तक का वेट करना, और बस के खुलते ही बस के ऊपर लदा सामान में से एक सामान नीचे गिरेगा, जिसे लेकर तुम अपनी बस में चले आना और फिर उस सामान के साथ मुझसे मिलना। फिर मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। जुम्मन मियाँ की बात सुनकर मेरा बेचैन मन और भी बेचैन हो गया। मैं जुम्मन मियाँ के यहाँ से चला आया, पर मैं अभी तक खुद को वो काम करने के लिए राजी नहीं कर पा रहा था जो जुम्मन मियाँ ने करने को कहा था। मैं तो लगातार यही सोच रहा था कि दिल्ली से बरेली वाला रूट ही छोड़ देता हूँ, पर काफ़ी सोचने के बाद मुझे एहसास हो गया कि अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो जुम्मन मियाँ मुझे ये करने के लिए तो हरगिज़ नहीं कहते। इसलिए मुझे ठीक वैसा ही करना होगा जैसा मेरे से कहा गया था, और मैंने किया भी कुछ ऐसा ही। जब अगली बार आनंद विहार से बरेली आते वक्त बस एक बार फिर से उसी जगह रुकी, तो इस बार मैं तैयार था और बस के रुकते ही मेरी निगाहें बस की गेट की तरफ जम गई। फिर जैसे मैंने कुंदन को बस से उतरते देखा तो मैं चीखते बोला, अरे कुंदन, तू कहाँ जा रहा है? पर कुंदन ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो ठीक दूसरे मुसाफिरों की तरह ही उस हाईवे पर पैदल जाने लगा। वहीं कुंदन को ऐसे जाता देख मैं भी बस से नीचे उतरा और उसे आवाज़ देते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। अभी मैं बस से उतरकर कुछ ही कदम चला था कि मेरी सांसें फूलने लगी। देखते ही देखते मेरा पूरा शरीर पसीने से तर हो गया, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे दोनों पैर पत्थर की तरह सख्त और भारी हो गए हैं। खैर, इन सब परेशानियों के बावजूद मैं कुंदन के पीछे पीछे जाता रहा। मैं कुंदन के पीछे पीछे जा ही रहा था कि तभी कुंदन अचानक ही रुक गया, और उसके रुकते ही मैं भी ठहर गया। अभी मैं कुंदन के पीछे खड़ा यही सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है। तभी कुंदन पीछे पलटा, और कुंदन के पीछे पलटते ही जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा देखते मेरी चीख निकल गई। दरअसल कुंदन का चेहरा दूध की तरह सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें नीली हो गई थी। कुंदन का बदला हुआ भयानक रूप को देखते मैं बिना कुछ सोचे पीछे मुड़ा और अपनी बस की तरफ भागने लगा। हालांकि सख्त पड़ चुकी मेरे पाँव की मांसपेशियां मुझे तेजी से भागने तो नहीं दे रही थी, पर जान बचाने के लिए मैं उस असहनीय दर्द को बर्दाश्त करता हुआ भागता ही रहा। काफ़ी देर तक भागने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं भागते हुए काफ़ी दूर आ गया हूँ, पर अभी तक मैं अपनी बस तक नहीं पहुँच पाया, जबकि बस तो पास में ही थी। इसी बीच में जब मैंने एक नज़र पीछे की ओर देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मेरी सांसें भी अब तक काफ़ी चढ़ चुकी थी, तो ऐसे में वहीं अपना माथा पकड़कर मैं नीचे बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। कुछ देर तक अपने आप पर झल्लाने के बाद जब मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ तो मैंने अपने आप को समझाया कि अभी ऐसे बदहवास होने से इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलेगा। लिहाजन मैं उस हाईवे पर सीधे चलता रहा, ये सोच कर कि आगे किसी तरह से कोई मदद मिल ही जाएगी। पर काफ़ी चलने के बाद भी कोई मदद तो नहीं मिली। पर मेरी बस नजर आ गई। बस के दिखते ही मैं अपनी बस की तरफ दौड़ा और बस में चढ़ गया। बस में चढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिस बस को मैं अपना बस समझकर चढ़ गया हूँ, असल में वो बस मेरी तो है ही नहीं। दरअसल जब मैं उस बस में चढ़ा तो मैंने देखा कि बस के सारे मुसाफिर बदले हुए हैं। ये वो मुसाफिर नहीं थे जो मेरी बस में बैठे हुए थे। और इसी बीच मेरी नज़र बस की पिछली सीट पर बैठे मुसाफिरों पर गई तो उन्हें देखकर मेरी दिल की धड़कनों ने जोर पकड़ लिया। पिछली सीट पर बैठे हुए ये वो ही मुसाफिर थे जो मेरी बस से उतरकर गायब हो गए थे। अभी मैं उन्हें भौचक की भरी नज़रों से ही देख रहा था कि तभी मुझे अपने पैरों में कंपन महसूस हुई। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि बस का इंजन स्टार्ट हो चुका था।
इससे पहले बस रफ्तार पकड़ती कि मैं चलती बस से ही नीचे कूद गया और मेरे बस से नीचे कूदते ही वो बस कुछ आगे जाने के बाद काले धुएं में कहीं गायब हो गई। वो बस भले ही उस काले धुएं में गायब हो गई थी, पर मेरे लिए खतरा अभी टला नहीं था, जिसका एहसास मुझे बहुत अच्छे से था। लिहाजन मैं जैसे तैसे उठा और वहाँ से भागने लगा। अभी मैं पूरी जान लगा के भाग ही रहा था कि तभी मेरे कानों से एक आवाज़ टकराई। वो आवाज़ सुनते मेरे कदम रुक गए और मैं अपने चारों तरफ ध्यान से देखने लगा। दरअसल मेरे कानों में जो आवाज़ पड़ी थी वो एक रेलवे ट्रेन के अनाउंसमेंट की थी, जिसका मतलब था कि मेरे आसपास कोई रेलवे स्टेशन था। अब शायद मेरी मंजिल वो रेलवे स्टेशन ही था, इस उम्मीद में कि वहाँ पहुँचते ही मैं सुरक्षित हो जाऊँगा। मैं उस आवाज़ की ओर चल पड़ा। काफ़ी चलने के बाद आखिरकार मैं उस रेलवे स्टेशन तक पहुँच ही गया, पर जब मैं उस स्टेशन में दाखिल हुआ तो अंदर का हाल देखकर तो मेरी सारी उम्मीदें उसी वक्त टूट गईं। दरअसल वो एक बंद पड़ा हुआ स्टेशन था, पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस वीरान पड़े स्टेशन पर अभी भी अनाउंसमेंट हो ही रही थी। फिर जब मैंने उस अनाउंसमेंट पर ध्यान दिया तब मैंने पाया कि एक ही ट्रेन के अनाउंसमेंट बार बार हो रही थी, मानो कोई रिकॉर्डिंग चल रही हो। कर मुझे इंतज़ार था तो सिर्फ सुबह होने का, ताकि मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं। और इसी सोच के साथ मैं उसी स्टेशन के एक कोने में जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी ओर डर के चलते मेरा शरीर थर्राया जा रहा था। तभी अचानक ही मेरा पूरा शरीर भनभनाने लगा और एकाएक आंखों के सामने अंधेरा पसरने के साथ ही मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो तब तक सुबह हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। आंख खुलते मैं वहां से उठा और हाईवे पर पहुंचा, जहां मेरी बस अभी भी खड़ी हुई थी, पर उसमें कोई सवारी मौजूद नहीं थी। फिर कुछ देर तक तो मैं वहीं पर रुका रहा। फिर जब मुझे लगा कि अब कोई नहीं आएगा तो मैं बस लेकर वहां से निकल गया और फिर उसी दिन से मैं दिल्ली छोड़कर असम में बस गया। वैसे तो दोस्तों मेरी ज़िंदगी सामान्य ही है, पर अंधेरा होते ही मेरा शरीर थर्राने लगता है, जिसके फ़ौरन बाद ही मैं बेहोश हो जाता हूँ और फिर सुबह ही मेरी आँख खुलती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।